हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा लेकर आया हूं जो कि वैसे डाटा तो जरूर ऑफ कोर्स गेट 2022 एग्जाम का है, लेकिन ऐसा ही कुछ पैटर्न सभी एग्जाम्स में फॉलो होता है। अब ये डाटा आप सभी को समझना क्यों जरूरी है, चाहे आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एसएससी जेईई की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या हो सकता है आप कोई स्टेट का एग्जाम क्यों ना यहां पर टारगेट कर रहे हो। ये डाटा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए यहां पर जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूं उसके पहले आपको एक डाटा यहां पर शो कर देता हूं जो कि आईआईटी खड़गपुर ने हम सबके साथ शेयर किया है। यहां पर मेरे सामने गेट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। आप भी चाहो तो यहां पर इस वेबसाइट पर जाकर अनाउंसमेंट सेक्शन में एक स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एक फाइल यहां पर दिख जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहां पर खुल जाती है। अब ये फाइल क्या इंपॉर्टेंट डाटा है यहां पर वो मैं आपको शो करने वाला हूं। देखिए फर्स्ट पेज पे ऑफ कोर्स कुछ एब्रिविएशंस हैं जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। इसके बाद यहां पर कुछ गेट पेपर्स और उनके कोड्स लिखे हुए हैं। अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डाटा यहां पर शेयर किया गया है वो आपको इस फाइल के थर्ड पेज पे मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स एंड क्वालिफाइंग गेट स्कोर्स। क्योंकि मेरे अधिकतर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के डाटा को चलिए यहां पर अभी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। आप अगर कोई दूसरी ब्रांच के हैं तो आप अपने ब्रांच के डाटा को भी यहां पर से चेक कर सकते हो। बट जो प्रॉब्लम है वो सभी ब्रांच सभी एग्जाम्स के लिए सेम है। क्या प्रॉब्लम है वो बाद में बात करते हैं, बट व्हाट इज द डाटा हियर वो सबसे पहले चेक करते हैं। दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फॉर द सिविल इंजीनियरिंग इज 1,36,000। लेकिन ये 1,36,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल तो किया, गेट के लिए रजिस्टर तो किया, एग्जाम में सच में अपीयर कितने स्टूडेंट्स करे थे, तो दैट वर ओनली 1,43,000। दैट मीन्स अराउंड 36,000 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने गेट एग्जाम का फॉर्म तो फिल किया था लेकिन वो अपीयर भी नहीं करे। दैट मतलब कि उन्होंने फॉर्म भरते टाइम उतना सीरियसली प्रिपरेशन ही नहीं करी। हाँ, यहां पर ये आप जरूर बोल सकते हो कि सर कोविड का टाइम था, इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं जा पाए, लेकिन यही सेम पैटर्न सभी एग्जाम्स में फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स फॉर्म तो फिल कर देते हैं काफी सारे, लेकिन वो एग्जाम देने ही नहीं गए बिकॉज वो सच में सीरियस नहीं थे उस एग्जाम के लिए। अगर इनमें से ही मैं बात करता हूं 1,43,000 स्टूडेंट्स में से भी अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने हैं तो दैट आर ओनली 17,000। मतलब सिर्फ 17.77% ही ऐसे थे स्टूडेंट जो कि एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अब क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 आप क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम अचीव कर लो। अब ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी इसी टेबल में आपको लिखा हुआ मिल जाता है फॉर द जनरल कैंडिडेट, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं व्हाट इज योर क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट, दैट इज 30.4, फॉर ओबीसी दैट इज 27.3 और एससी एसटी वालों के लिए सिर्फ 20.2 यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स थे। मतलब आउट ऑफ 100 17,000 स्टूडेंट्स या इवन उससे भी कम ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 30 मार्क्स भी नहीं ला पाए। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे 17,000 में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इन दो कैटेगरीज में फॉल कर रहे होंगे। मतलब 17,000 से भी कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ 100 30 मार्क्स लेकर आ पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईआईटीज में पढ़ रहे थे, एनआईटीज में पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। उन सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जो कि अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ रहे थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, लेकिन उन सभी में से सिर्फ 17,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 30 मार्क्स लेकर आ पाए फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग। और यही सेम हाल अगर आप देखते हो तो बाकी की जो मेजर यहाँ पर ब्रांचेस है उनमें भी सेम ही है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ये परसेंटेज दिख रहा है 16.47%, जबकि अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर लेता हूं तो कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ था दैट वाज ओनली 25। तो क्या सच में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स 25 मार्क्स भी नहीं ला पाते? क्या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स क्या 30 मार्क्स भी नहीं ला पाते? इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे यहां पर तो जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है दैट इज 18.18।
मतलब वो 82% स्टूडेंट्स का क्या, जो कि एग्जाम का फॉर्म भी फिल करे, एग्जाम देने भी गए, लेकिन वो 30 मार्क्स भी नहीं ला पाए। What is the major issue with those students? आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये इशू ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट एग्जाम में है, ये इशू आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो इशू है, इसके लिए एक्चुअली आपको दो मेन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूं। उन दो मेन प्रॉब्लम्स को अगर आपने यहां पर ठीक से समझ लिया, टैकल कर लिया, आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो वो जो दो मेन प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में चलिए अभी यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो है ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर गेट एग्जाम की भी बात कर लेता हूं, तो गेट एग्जाम भी दो अलग अलग पेपर्स से दिया जा सकता है। गेट का एग्जाम वैसे तो होता है फरवरी में, लेकिन उसी के आसपास होता है हर साल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, ईएसई का एग्जाम भी इसी के आसपास होता है। एक और ऑप्शन होता है आप सभी के पास। इसी के अलावा अगर आप इसी साल की बात कर रहे हो तो एसएससी जेईई का एग्जाम भी यहां पर नवंबर में ही होने वाला है। दैट मीन्स कि यहां पर जो स्टूडेंट है गेट का एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट गेट नहीं होता। वो बहुत सारी और दूसरी एग्जाम्स का भी यहां पर दिमाग में टारगेट लेकर चल रहे होते हैं, और इसी ऑप्शन के कारण वो किसी भी एक एग्जाम पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर उसके पैटर्न के हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते। ये मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि उनके सामने ऑप्शंस है और उनको ये क्लियर नहीं होता कि कौन सी एग्जाम के लिए सच में प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अगर ये क्लियर हो भी जाए तो कहीं ना कहीं उनके दोस्त, उनके सीनियर्स या उनके जूनियर्स उनको कहीं ना कहीं भटका देते हैं कि भाई तू इस एग्जाम की प्रिपरेशन मत कर, दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले। जबकि एक्चुअली सच्चाई ये है कि इन सभी एग्जाम्स के काफी सारे बेनिफिट्स है। भाई कोई भी एक एग्जाम तो अच्छे से स्कोर करके ले आओ, कोई भी एक एग्जाम में अच्छा स्कोर अगर होगा तो ऑफ कोर्स बेनिफिट जरूर होगा, है ना। अब क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर आपको गेट का डाटा शो किया है, तो गेट के भी मैं बेनिफिट्स बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहां पर पहले समझते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है एक बड़ा मायाजाल। मायाजाल मतलब क्या, कि आपको ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ है आपके दुश्मन, बहुत सारे हैं आपके टारगेट्स। कैसा मायाजाल, तो मायाजाल है यहां पर अगर मैं गेट एग्जाम की बात करता हूं तो इसमें जो मायाजाल है वो उसका बड़ा सा सिलेबस है। सिलेबस होता है गेट एग्जाम का जनरली 14 सब्जेक्ट्स का। ये 14 सब्जेक्ट्स में भी अगर मैं बात कर लेता हूं तो 12 तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी के अलावा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब इस तरह से अगर आप चेक करते हो तो आपको टोटल 14 सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट क्यों ना हो। अधिकतर स्टूडेंट्स इस टारगेट को फोकस करते हैं कि भाई मुझे टोटल 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं इवन टॉपर की, तो टॉपर भी अपना 100% सिलेबस कवर अप करके नहीं जा पाता। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि मैं पूरा सिलेबस कवर अप कर लूं। होता यह है कि जब आप कंप्लीट सिलेबस को फोकस करने की कोशिश करते हो, लास्ट के सब्जेक्ट्स तक आते हो, तब तक पहला वाला सब्जेक्ट भूल जाते हो। आपको एग्जैक्टली क्लियर ही नहीं होता है, आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो इतने बड़े सिलेबस को पढ़ते पढ़ते कि आप ये भी यहां पर डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा था, किस तरह के क्वेश्चन सच में आपने किए थे या कौन सा नहीं किया था। एग्जाम में अपीयर करते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने वहां पर दिखते हैं, आप वो क्वेश्चन को देखकर ये तो जरूर दिमाग में लाते हो कि हाँ यार कुछ ऐसा पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ा है, अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके पास दिमाग में है एग्जाम टाइम पे, तो या तो वो क्वेश्चन सही होगा या फिर ज्यादा चांसेस है कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने माइंड में क्लियर ही नहीं है वो कंसेप्ट जो कि उस एग्जाम में उस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ऐसा सिलेबस कवर करने का कोई मतलब ही नहीं है जिस सिलेबस को कवर करने के बाद आपके दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन्स पैदा हो, जिस सिलेबस को आपने पढ़ा था ये सोचकर कि आप अपने मार्क्स को गेन करोगे,
वो सिलेबस कवर करने के कारण एग्जाम में होता है कंफ्यूजन, और जहां आपको करने थे मार्क्स गेन, आप कर देते हो मार्क्स लूज नेगेटिव मार्किंग करके। और इसी कारण से आप देखते हो, अब देखना अपने स्टूडेंट, अपने जो सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको पूछना जब भी वो कोई एग्जाम देकर आते हैं तो ये बोलते हैं कि गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चंस थे, मैंने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, मैंने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशंस पता चलते हैं वहां उनको ये रियलाइज हो जाता है कि 50 क्वेश्चंस करके तो मैं जरूर आया था, लेकिन उसमें से अराउंड 25 क्वेश्चंस तो गलत हो गए। मतलब जहां उन्होंने सोचा था कि वो 70-80 मार्क्स लेकर आएंगे, एक्चुअली वो 25 क्वेश्चंस गलत इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पढ़े जरूर 14 सब्जेक्ट से, लेकिन वो 14 के 14 एग्जैक्टली तो याद थे ही नहीं। उनके दिमाग में खुद ही कंफ्यूजन्स क्रिएट होने लग गया था कि भाई क्या टॉपिक में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लॉजिक कहां अप्लाई होगा। ये कंफ्यूजन्स ही है जो कि आपको पॉजिटिव में ऊपर बढ़ने की जगह नेगेटिव में नीचे लेकर चले जाते हो और आप एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं गेट एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैंने अभी यहां पर एग्जांपल लिया था सिविल इंजीनियरिंग का। यहां पर अगर मैं सिर्फ गेट क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूं, 30.4 मार्क्स चाहिए थे, और इसके लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी का जो टॉपिक होता है उसमें से आते हैं 15 मार्क्स का वेटेज, और सभी मेजर जो भी यहां पर ब्रांचेस है उनमें सेम पैटर्न चलता है। इसी के अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज होता है दैट इज ऑफ 13 मार्क्स। और इसके अलावा एक टेक्निकल सब्जेक्ट आप सभी की ब्रांच में होगा जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो जियो टेक्निकल सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज 15 से 17 मार्क्स का होता है। तो यहां पर 15 मार्क्स का वेटेज मैं मान लेता हूं फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। कोई दूसरी ब्रांच के है तो उसमें भी इसी तरह से कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। सेकंड टेक्निकल सब्जेक्ट भी एक ऐसा आप चूज कर सकते हो जिसका वेटेज ज्यादा हो। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन को चूज कर लो या फिर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को चूज कर ले, 10 से 11 मार्क्स का वेटेज होता है। तो चलिए मैं यहां पर 10 मार्क्स का वेटेज लिख देता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर सेकंड टेक्निकल सब्जेक्ट। इन सबको टोटल करें तो दैट इज 53 मार्क्स। मतलब कि अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़े होते तो 53 मार्क्स का क्वेश्चन आपके उन पढ़े वाले सब्जेक्ट्स में से आता था। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं मान लेता हूं कि सर आपने अगर ये 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़े तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इन 4 सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गेट का एग्जाम है, आईआईटी के प्रोफेसर्स यहां पर क्वेश्चन सेट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपने पढ़ा है सब्जेक्ट फिर भी आपसे ना बने। हो सकता है कि 53 में से कुछ 8 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपसे ना बन पाए, लेकिन जो 45 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो आपसे बनने चाहिए ये आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है? कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का मतलब यह है कि आपको ये क्लियर हो कि क्या सच में आपने पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। तो क्या नहीं पढ़ा, मैं मान लेता हूं कि 8 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनने वाले, लेकिन आप एटलीस्ट इतना आइडेंटिफाई तो कर पाओ कि वो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं जो आप नहीं कर पाओगे या जो आप गलत कर दोगे, उनको आपको टिक ही नहीं करना है। लेकिन जो आप कर सकते हो, जो आपके सही है 45 मार्क्स, एटलीस्ट आप उनको करेक्टली अटेम्प्ट कर लो, इतना ठीक से प्रिपेयर कर ले इन 4 सब्जेक्ट्स को, 45 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। और 45 मार्क्स का मतलब होता है इजीली आईआईटीज में एडमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये भी बोलेंगे सर आईआईटीज में एडमिशन लेकर क्या कर लेंगे। देखो भाई, अगर आप आईआईटी से 2 साल की डिग्री करते हो, सबसे पहला जो फायदा मिलता है दैट इज ऑफ योर एटीट्यूड। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल कैसे करना है, लाइफस्टाइल आपकी कैसी होगी, हार्डवर्क कितना करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो आपको सिखा देता है आईआईटी के वो 2 साल। सबसे पहला आपकी जो थिंकिंग है, आपका एटीट्यूड है, वो चेंज करता है आईआईटी, जो कि किसी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उससे आपको यहां पर टैकल करने की हिम्मत देता है, एक टैग देता है आपको कि भैया आप आईआईटी के पास आउट हैं। बट इसी के अलावा आपके अगर यहां पर बात करता हूं कैंपस प्लेसमेंट की, पैकेजेस की फॉर सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज एवरेज जो पैकेज लगता है 6 लाख पर एनम से लेकर 10 लाख पर एनम, दैट इज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स।
अगर कोई दूसरी ब्रांच के हो तो ऑफ कोर्स ये जो यहाँ पर पैकेज लिखा है वो इससे ज्यादा भी होता है, खास करके अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आप यहाँ पर एमटेक कर रहे हो तो। इसी के अलावा थर्ड फायदा भी चलिए यहाँ पर बता ही देता हूं, आप हो जाते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फ्री नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दैट मींस आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे बिकॉज ऑफ 12,400 स्टाइपेंड। ये स्टाइपेंड इतनी होती है पर मंथ कि आप अपने कॉलेज की फीस भी भर सकते हो, कोई अगर एग्जाम का फॉर्म फिल करना है वो भी भर सकते हो आप यहाँ पर इजीली। दैट मींस पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली जो फीलिंग है even after doing the MTech, even after doing the BTech, वो फीलिंग को यहां पर ये खत्म कर देता है स्टाइपेंड। तो ये तो हुए हमारे 3 फायदे, और इसी के अलावा चौथा फायदा है आपका 2 साल का टाइम। और 2 साल का ऐसा टाइम जिसमें आपके आसपास की सराउंडिंग्स में वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सभी के सभी पॉजिटिव होंगे अपने फ्यूचर को लेकर। उनके साथ आप अपनी या तो स्किल डेवलपमेंट करें या फिर अपने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वो सभी कुछ आप पॉजिटिवली कर पाओगे विदाउट एनी मच प्रेशर। तो वो जो 2 साल का टाइम है वो भी आपको इजीली मिलता है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए और अच्छे से मेहनत कर पाए। तो ये 4 मेजर फायदे मैंने बताए हैं ये 45 मार्क्स के भी, और इजीली अगर आप 45 मार्क्स भी लेकर आते हो IITs में एडमिशन हो जाता है ना। तो खैर ये फायदे हैं, लेकिन ये फायदे भी अगर आप चाहते हो तो कम से कम आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स से तो पार होना है, एटलीस्ट वो 17% स्टूडेंट्स में तो आपको आना है। तो यहाँ पर जो माया जाल है 14 सब्जेक्ट्स का, इससे आपको बचकर रहना। खास करके उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सचेत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो आप वो 82% स्टूडेंट्स में फॉल कर जाए। तो आपको वो 17% स्टूडेंट्स में आना है जो गेट क्वालिफाई कर पाए, और उसके लिए आपको कम से कम चलिए 14 सब्जेक्ट्स को भूलकर कम से कम इन 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और अगर ये ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप इन 4 को बढ़ाकर 10 भी कर सकते हो। 10 सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, इजीली आप 60-70 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना, ये जो माया जाल है इससे बचकर रहना, बिकॉज ऑलरेडी अभी अक्टूबर चल रहा है, टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इस टाइम को भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया सही डायरेक्शन में, देन ऑफ कोर्स आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट इतना स्कोर कर सकते हो अभी भी कि आप IITs में अच्छी ब्रांच के साथ एडमिशन ले लें। मैंने 45 मार्क्स बोले हैं, लेकिन सिर्फ 4 सब्जेक्ट भी बोले हैं। हो सकता है आप 4 की जगह 8 सब्जेक्ट कर पाए, हो सकता है आप 10 सब्जेक्ट कर पाए। तो उसी तरह से आपके IITs की जो सीट्स में जो आपकी ब्रांच है वो भी अच्छी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने टारगेट को फिक्स करें, ऑप्शंस के बारे में ध्यान न रखें और इस माया जाल से बचकर रहें। ये 2 मेन रूल है, ये 2 मंत्र है जिनको आपको याद रखना है। और अगर ये जो गाइडेंस है समझ आई हो, पसंद आई हो, तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि इस माया जाल में फंसे हुए हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं इसी तरह के किसी वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।